तो बचपन से देखते आए कि पिताजी कैसे नौकरी पाने के बाद खुद अपने लिए ना सोच के समाज और परिवार के लिए पुष्कर जी की पिताजी का जो संघर्ष रहा उसको देखते हुए राजनीतिक मान्यवर काशीराम साहब के साथ हमारे पिताजी और पूरे जो है लोग मान्यवर काशीराम साहब के साथ उनके विचारों के साथ सहमत थे। लगा कि एक तरफ आंधी आ रही है, हर जगह मोदी मोदी नाम, इतने एडवर्टाइजमेंट, इतना प्रचार शायद ही पहली बार हुआ होगा कि कोई पार्टी बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए इतना व्यापक मतलब उस समय माहौल ये बन गया कि लगता है कि कोई भी मैदान में होगा तो जीतेगा नहीं। और हुआ भी ऐसा ही कि प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी से विधायक बनने का अवसर मिला, जबकि मुझे मात्र 15 दिन प्रचार के लिए क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है जहां बच्चियां पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके और जहां पे कम फीस देना पड़े। मोहनलालगंज में किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास हुआ जो लगा कि हमारे विधायक बनने के बाद हमने ये बड़े विधायक? बिल्कुल सर, विपक्ष का विधायक होने के नाते अपने से जो बनता था, एक हमको निधि मिलती थी, उसके अलावा जो हमें सूचनाएं, क्षेत्र की जो भी समस्याएं आती थी हम उसको निस्तारण करने का प्रयास करते। तो संवाद बनाने के लिए, जनता के बीच में बने रहने के लिए क्या पहल करते हैं कि लगातार उनके बीच में हम बने? जनता जब आपको प्यार मिलता है, जब आपका सहयोग मिलता है लोगों का, तो आपको अंदर से बहुत इच्छा होती है। नमस्कार, मैं विक्रम और आज अपने पॉडकास्ट में हम फिर से खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी जीवन यात्रा, राजनीतिक यात्रा और उनके संघर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे वो समाज के लिए एक उदाहरण बने, इस बात को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, उसके साथ साथ दलित पिछड़ों की आवाज बनकर उभरने वाले अमरीश सिंह पुष्कर। समाजवादी पार्टी से उस समय इन्होंने विधायकी जीती जब पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा था, हर जुबान पर मोदी मोदी की लहर थी। मानो ये लगता था कि विपक्ष की एक भी सीट नहीं निकल पाएगी। लेकिन उस भूचाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा से उभर कर जीत कर सामने आए अमरीश सिंह पुष्कर और सदन में मोहनलालगंज विधानसभा के लोगों की आवाज को बुलंद किया। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और उसका स्वागत करते हैं। पुष्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जीवन यात्रा के बारे में, मोहनलालगंज के बारे में, जहां से बड़े संघर्षों के बाद बड़ी सफलता मिली और आज भी उनके लिए कहीं ना कहीं संघर्षरत है? देखिए, हमारा जीवन या यूँ कहें कि हमारा परिवार शुरू से किसान परिवार रहा है जी। बाबा किसानी करते थे, पापा किसानी करते थे, गांव में थोड़ी बहुत खेती थी, साधारण बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार, गांव से बिलोंग करने वाले हम लोग। पिताजी थोड़ा पढ़े, उसके बाद वो शहर में जॉब करने मिल गया उनको, तो वो जॉब करने लगे। लेकिन मैं देखता था कि जब वो जॉब करते थे, जब वो उस लायक बने, उस जगह पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन, मतलब सरकारी नौकरी में रहते हुए अपना पूरा जीवन ऐसा रहा उनका कि वो जब उनको मदद मिलती थी अपने परिवार के लोगों को, अपने साथी संगी के लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को वो हमेशा उठाने का प्रयास करते थे, उनको जागरूक करने का प्रयास करते थे, उनकी शिक्षा पे बात करते थे, उनको समझाते थे कि आप लोग किसी भी तरह से शिक्षा जरूर ग्रहण करिए। और वही था क्योंकि उस समय मेरे पिताजी परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नमेंट जॉब में आए और उसके बाद उन्होंने समाज को उठाने का काम किया। तो हम लोग बचपन से देखते आए कि पिताजी कैसे नौकरी पाने के बाद खुद अपने लिए ना सोच के समाज और परिवार के लिए बराबर सोचते रहे और बराबर वो उनके लिए काम करते रहे। तो वही सोच वहीं से हम लोग को भी जागरूक होती है, क्योंकि हम लोग छोटे समाज से थे। तमाम तरीके की दिक्कतें पिताजी को उठानी पड़ी, तमाम तरीके की दिक्कत, क्योंकि दलित समाज होने की वजह से भेदभाव तो कहीं ना कहीं चरम पे था उस समय, अब तो काफी कम हो गया है। लोग मान के चले पुष्कर जी की पिताजी का जो संघर्ष रहा उसको देखते हुए राजनीतिक की शुरुआत हो गई? नहीं, राजनीति की नहीं शुरुआत हुई, पिताजी के संघर्ष को देखते हुए समाज सेवा की शुरुआत हुई। समाज सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद जब मैं वकील बना तो वकील के समझ लीजिए कि मैं कभी, मेरा ध्यान पैसे पर नहीं रहता था, मेरा ध्यान रहता था कि किस प्रकार जी एक छोटा आदमी आ गया है हमारे,
मैं इसको न्याय दिलाने की कोशिश करूं, कैसे इसको न्याय मिले, कैसे ये। जबकि अधिवक्ता तो कोर्ट में क्लाइंट ढूंढता है। हाँ ढूंढता है, लेकिन वो सब के साथ साथ पैसे को कभी इतना तहरीर नहीं दिया गया हम लोगों के द्वारा। ये कोशिश की गई कि जो है लोगों को न्याय मिले और लोग हमसे जिस उम्मीद से हमारे पास आते हैं हम लोग उसको जो है धरातल पे उतारें और उनको न्याय दिलाएं, उनके लिए खड़े रहें और सुख दुख में उनके साथ बांटते रहें। यही सब हम लोग का शुरू से काम रहा और यही वजह रही कि उसी के साथ हमारी समाज सेवा शुरू हुई। उसी के चलते चलते हमारा करीब 18-19 साल हमारी प्रैक्टिस हो गई। वकालत पेशे के दौरान कभी भी कोई ऐसा आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा जिससे लोग कहें कि इनके अंदर जो है किसी प्रकार का एटीट्यूड है या किसी प्रकार के शोषण करने का है। ऐसा कुछ भी मतलब लोग हमको जो हमसे जुड़ जाता था वो हमसे जुड़ जाता था। छवि को बचाते हुए, छवि को बचाते हुए और उसके बाद जो है हम वकालत भी कर रहे थे, समाज सेवा भी कर रहे थे। जो मोहनलालगंज से राजनीति में आखिर कैसे आए और आपकी राजनीति की शुरुआत का जो दौर रहा वो कैसे हुआ? देखिए, जब समाज सेवा आप करते हैं, मुझे लगता है सोशल के साथ साथ जब राजनीति के मैदान में आप आ गए तो बड़ा चैलेंजिंग आया होगा। नहीं, ऐसा था कि एक आदमी की एक अपनी विचारधारा होती है, एक अपनी सोच होती है कि हम लोग इस सोच विचारधारा से आगे बढ़ेंगे, इस सोच को विचारधारा के आगे बढ़ेंगे। कभी हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के साथ, हमारे पिताजी और पूरे जो है लोग मान्यवर काशीराम साहब के साथ, उनके विचारों के साथ सहमत थे। कहीं ना कहीं उसको उनके ना रहने के बाद जब समाज में हम लोगों की आवाज़ उठानी हुई तो उस समय केवल, आज के समय केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग उनके विचार से प्रभावित हैं, उनके पीडीए की नीतियों से प्रभावित हैं और उनका आशीर्वाद जिस प्रकार हमको मिला। पहले हमारी पत्नी प्रमुख बनी, तमाम क्षेत्रीय लोगों का योगदान रहा उसमें। फिर उसके बाद तुरंत ही 1 साल बाद मुझे विधायक का टिकट दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और उस समय हम विधायक जीतने में कामयाब हुए। निश्चित तौर पे पुष्कर जी, मतलब ये नहीं लगा कि एक तरफ आंधी आ रही है, हर जगह मोदी मोदी नाम, इतने एडवर्टाइजमेंट, इतना प्रचार शायद ही पहली बार हुआ होगा कि कोई पार्टी बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए इतना व्यापक प्रचार कर रही है। और अब मतलब उस समय माहौल ये बन गया कि लगता है कि कोई भी मैदान में होगा तो जीतेगा नहीं। और हुआ भी ऐसा ही कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। फिर उस समय टिकट की जब आपको ऑफर आया तो आपने सोचा नहीं या कहा नहीं कि यार अब इस समय आप मुझे टिकट दे रहे हैं, तो बड़ा दुविधा वाली बात है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी का टिकट मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है और वो टिकट हमको मिला। लेकिन उसके साथ साथ जो क्षेत्र की जनता का प्यार था उस समय, जो हमारे किए गए कार्य थे या किए गए जो जनसेवा थी, उसका लोगों ने, हमारे नेचर से वाकिफ थे। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं वहाँ का लोकल रहने वाला, तो लोकल रहने की वजह से हमारे दसियों हजार रिश्तेदार हमारे विधानसभा में प्रॉपर डायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का लाभ मिला। लोग भरपूर तरीके से हमारा समर्थन किए और 2017 में मोदी लहर के बावजूद माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हमको समाजवादी पार्टी से विधायक बनने का अवसर मिला। जबकि मुझे मात्र 15 दिन प्रचार के लिए मिले थे और 15 दिन में कहीं भी एक होर्डिंग मेरी नहीं लग पाई थी, क्योंकि उस समय होर्डिंग लग नहीं पाती। समाज सेवा रही है इतने सालों की, कहीं ना कहीं उसका फल मिला सर। हाँ मिला, उसी का फल मिला। क्योंकि जब राजनीति में आप आ जाते हो तो आपकी बात में दम हो जाता है, आप किसी से भी किसी के लिए लड़ सकते हो, कहीं भी जाके उसकी बात हम लोग उठा सकते हैं। तो जो राजनीति में पद होने के बाद आपका कद कहीं गुना ऊपर उठ जाता है। तो अगर आपको समाज सेवा के साथ राजनीति में पद मिल जाना और उसके बाद काम करना लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून देने वाला होता है। अच्छा सर, विधायक बनने के बाद जो पहली प्राथमिकता थी, आपने क्या तय की थी कि पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी? देखिए, हम लोग मोहनलालगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं और मोहनलालगंज विधानसभा हमारा आज भी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है। अब जाके थोड़ा सा शहर में जुड़ा है, नहीं तो पूरा का पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र रहा है हमारा। यहाँ पे लोगों को किसान खेती बहुत दायित्व के रूप से की जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत थी तो पानी की समस्या। अगर खेती कर रहा है उसको एक बेल्ट में हमारे पानी आता था, हुसैनगंज साइड में पानी इंदिरा नहर का मिल जाता, लेकिन मोहनलालगंज क्षेत्र में तमाम जगहों पे पानी नहीं मिल पाता था। तो हम लोग उस पानी से किसानों को पानी दिलाने के लिए, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ दलित पिछड़ा बहुत है और दलित पिछड़ा होने के बावजूद हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी
कॉलेज नहीं है जहां बच्चियां पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके और जहां पे कम फीस देना पड़े। और आज भी स्थिति यह है कि कोई भी राजकीय कॉलेज डिग्री के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में अब तक न बना है। जब मैं विधायक बना तब मैं आवाज उठा रहा था, उसके बाद भी उठा रहा था, लेकिन तमाम आश्वासन के बावजूद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज की स्थापना, डिग्री कॉलेज की स्थापना आज तक नहीं हो पाई। अच्छा सर, आपके कार्यकाल में मोहनलालगंज में किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास हुआ, जो लगा कि हमारे विधायक बनने के बाद हमने ये बड़े काम कर डाले? देखिए, विधायक बना मैं, विधायक बनने के बाद चूंकि उस समय विपक्ष का मैं विधायक था। बिल्कुल सर। विपक्ष का विधायक होने के नाते अपने से जो बनता था, एक हमको निधि मिलती थी, उसके अलावा जो हमें सूचनाएं, क्षेत्र की जो भी समस्याएं आती थी, हम उसको निस्तारण करने का प्रयास करते थे। और चूंकि मैं अगर सीधे उठाता था तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती थी, तो हमने समितियों के माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन उठा के, मतलब जितने माध्यम एक विधायक के होते हैं, विपक्ष के विधायक के, वो सब मैंने इस्तेमाल किए। अपने क्षेत्र की तमाम रोडों का निर्माण कराया। सबसे बड़ी रोड आप देखिएगा, हमारे जब मैं विधायक था तो नगराम गंगागंज रोड थी, इतनी जर्जर थी कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल था। तमाम आवाज होने उठाने के बावजूद वो जो है हमारी रोड हमारे प्रयासों से सफल हुई। हालांकि बनी वो 2022 के बाद, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग के संघर्ष का परिणाम था, क्योंकि वो रोड हमारे ही कार्यकाल में वो स्वीकृत हुई थी। बहुत बड़ी रोड हमने बनाई। एक खुजौली से नगराम रोड थी, इसके लिए भी हम लोग आवाज उठा रहे थे। तो वो सब अब आज बन के तैयार हो गई हैं तमाम तरीके। बस हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इस समय है, किसानों को जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां पानी पहुंच जाए, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए। स्वास्थ्य के इलाज के लिए आज भी हमारे जो CSC हैं, तमाम जगहों पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। उनके लिए प्रॉपर जांच के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन जो मॉडर्न होती है, जी सर, डिजिटलाइजेशन, वो इस समय नहीं मौजूद है। पुष्कर जी, ये मान लें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर आपने कई प्रयास किए होंगे? नहीं, शुरू से प्रयास किए। हमने तो ये जान रहे कि जो मूलभूत आवश्यकता है, अगर हम लोग उस पर नहीं करेंगे इंसान की, जिसके लिए हम लोग को चुना गया है, तो हम लोग को चुने जाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग लगातार शुरू से ही इस पे काम करने का प्रयास करते हैं। आज आप पूर्व विधायक हैं, लेकिन हमने देखा है कि जनता के बीच लगातार आप बने रहते हैं। तो संवाद बनाने के लिए, जनता के बीच में बने रहने के लिए क्या पहल करते हैं कि लगातार उनके बीच में हम बने रहें? देखिए, जनता जब आपको प्यार मिलता है, जब आपका सहयोग मिलता है लोगों का, तो आपको अंदर से बहुत इच्छा होती है। आज स्थिति है हमारी विधानसभा की, हमको इतना प्यार, सपोर्ट, प्यार दुलार, यह कह लें कि हमको लोग इतना सम्मान देते हैं कि लोग मुझे अक्सर इतना बुलाते रहते हैं कि तमाम जगह मैं जाता हूँ, तमाम जगह फिर भी नहीं पहुंच पाता। तो ये प्यार और सहयोग की वजह से है कि आज कहीं किसी का दुख सुख की अगर जरा सी बात होती है, खबर आती है, तो मैं जाता हूँ। तमाम तरीके की उनकी जो समस्याएं आती हैं, आज मैं भले में विधायक नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान समय में हमारे सांसद, हमारे राजनीतिक गुरु परम आदरणीय श्री RK चौधरी जी हैं। हम उनके माध्यम से उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास हम लोग करते रहते हैं। माननीय चौधरी जी के रूप में हमें एक बड़ी ताकत मोहनलालगंज विधानसभा में मिली है। सर, क्या लगता है आज मोहनलालगंज जो विधानसभा है, असली मुद्दे जो है उस विधानसभा के, क्या लगता है सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है? क्योंकि मैंने सुना है पूर्व में बीजेपी के ही सांसद थे और मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक हैं। तो क्या लगता है इस विधानसभा की बात सदन तक अब उठ पाती है, या कभी सुना आपने कि मुद्दे उठाए जाते हैं? मुझे नहीं लगा कि हमारे विधानसभा की कोई आवाज इस समय सदन में जा रही है। इसके पहले जो सांसद थे उन्होंने वादा किया था, हम कहते जो सरकार अपने लोगों को, अपने बेटियों को शिक्षा न व्यवस्था कर पाए, तो उससे ज्यादा खराब सरकार नहीं हो सकती। अगर आज हमारे जहाँ पे बड़ी संख्या में दलित लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, आज उनकी बच्चियां हाई स्कूल, इंटर के बाद शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं, तो सरकार पे इसको सोचना चाहिए। यहाँ के माननीय सांसद जी थे जो पूर्व वाले हैं, उन्होंने कई बार वादा किया, वो केंद्र में भी तक मंत्री बन गए, लेकिन हमारे लोगों को एक महिला डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं दे पाए। यहाँ तक कि अपनी निधि का भी कोई विकास कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में नहीं किया। आज की स्थिति भी यही है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो जनता से दूर नदारद रहते हैं। हम नहीं कहते, जनता कहती है। तो जनता के बीच में उनका संवाद नहीं। तमाम ऐसी जो हमारा क्षेत्र है, सरकार में होने के, विधायक होने के बावजूद हमारा सहित पिछड़ता जा रहा है। मौके पे खाद नहीं मिल पाती,
चिकित्सा व्यवस्था है नहीं, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो आज वर्तमान समय में अभी भी नदारद है। कहा जाता है विचारधाराओं का पुष्कर जी बड़ा खेल होता है। किसी भी राजनीतिक दल में जब हम जाते हैं तो ये जरूर तय करते हैं कि हमारी विचारधारा यहाँ से मेल खाती है कि नहीं। विचारधारा का क्या महत्व है, जो समाजवादी विचारधारा की आज बात की जाती है। मैंने देखा इलेक्शन के समय आप विचारधाराओं की बात कर रहे थे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे थे, तो क्या महत्व है विचारधारा का, समाजवादी विचारधारा? समाजवादी विचारधारा वर्तमान समय में अगर कोई विचारधारा सबसे ज्यादा कारगर है, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं और जो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, वो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी हैं और माननीय नेताजी द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सबको लेके चलने वाली, सबको सम्मान देने का काम कर रही है। आज समाजवादी पार्टी ने पीडीए चलाया है। पीडीए के तहत तमाम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं और आज जो हम लोग की एक मांग थी जाति जनगणना, मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से, माननीय राहुल गांधी जी के अथक प्रयासों से, इंडिया गठबंधन के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया कि आज जो सत्ता में बैठी सरकार है, दबाव में आके उन्होंने जाति जनगणना का निर्णय लिया। लगता था ये समय जाति जनगणना के रिजल्ट को देने का था। ये पहलगांव जो दर्द, देश जिस दर्द से जूझ रहा था, उस दर्द पे बात करने का था। मुझे तो लगता है कि ये माइंड डाइवर्ट या लोगों को डाइवर्ट करने की वो चीजें हैं कि जिस समय देश एक संकट से जूझ रहा है, दर्द से जूझ रहा हो, और आप जातिगत जनगणना की बात करने लगते हैं। बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ। ये समय नहीं था। आज पूरा देश माननीय मोदी जी की तरफ, गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ देख रहा था कि हम लोग कब पाकिस्तान को जवाब देंगे। बिल्कुल, किस प्रकार हम उनको, जो हमारे लोगों को उन्होंने मारा, शहीद किया, तो इसका जवाब हम लोगे। लेकिन ऐसे मौके पे चूंकि ये सरकार, क्या कहूँ मैं इसको, ये हमेशा ही एक ऐसा मुद्दा ले आती है जिससे दूसरे मुद्दे से ध्यान भटक जाता है। लेकिन जनता, आज भी कश्मीर में जो घटना घटी है, वहाँ के लोग, उनके परिवारजन के साथ पूरा देश आज इंसाफ मांग रहा है मोदी जी से, और इसका बदला कैसे होगा ये सब अभी हम लोग देख रहे हैं और देख के देखना चाहेंगे। क्योंकि मैंने आपके नेता यानी कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो को सुना कि जब उनसे इस बात का जिक्र किया गया कि पहलगांव पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने इतना ही कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार ठोस कदम उठाए। लेकिन जिस तरह से सेना को तो खुली छूट दे दी गई है, लेकिन क्या ये समय एक दूसरे मुद्दे को लाने का है? देखिए, हमारी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पे हम लोग हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। और सरकार, चूंकि पूरी ताकत है सरकार के पास, कोई भी देश हमारे ऊपर अगर गलत निगाह रख के हमारे लोगों को क्षति पहुंचाने का काम करता है, तो उसको जवाब देने का काम हमारी सरकार का बनता है। जब ऐसे समय में जब पूरा विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश में हमारा मान बढ़े और पाकिस्तान के लोगों को सबक मिल सके, जिससे जो है वो भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल सर। देखिए, पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर जी से हम बात कर रहे हैं, बेबाकी से सारे सवालों का वो जवाब भी दे रहे हैं। सरकार की नीतियों का बड़ा असर होता है हमारी जनता पर, हम पर और प्रत्येक व्यक्ति पर। सरकार, जो योगी सरकार है, उनकी किन नीतियों से आप असहमत ज्यादा रहते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, जैसे आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मतलब जितना भी पीडीए समाज है, उनके लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है। ये खाली आंकड़े कागज पे हैं। दिखने को लगता है कि बहुत बड़ी योजनाएं जा रही, लेकिन आज भी उनको थोड़े से राशन में उलझा के रखा हुआ है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज गांव के प्राथमिक स्कूलों में जो विद्यालय हैं, वहां पे टीचरों की संख्या कम होती चली जा रही है। 6 साल 8 साल हो रहे हैं जब से सरकार ने भर्ती शिक्षकों की नहीं की है। अगर सरकार, लाखों शिक्षकों की जो है इसमें भर्ती पेंडिंग पड़ी है, और ये सरकार क्या बनाना चाहती है? अगर आज की डेट में 1-2 साल किसी बच्चा अगर ठीक से शिक्षा नहीं ले पाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा? लेकिन ये सरकार शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि आजकल सवाल पूछना भी गुनाह हो जाएगा। सवाल पूछने पर FIR हो जाती है। कभी अगर अपनी बात को कविता के माध्यम से रख देते तो उन पर मुकदमे हो जाते हैं।
तो ये भी लगता है आपको कि मतलब डर भी लगता होगा कि कहीं विपक्ष तो है हम, लेकिन खुल के विरोध भी नहीं कर सकते हैं, दबाया जाता है किसी तरह, लगता है कि दबाव में हम आज विपक्ष हैं। देखिए, हम लोग या पूरा इंडिया गठबंधन हो, हम लोग कहते हैं कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। नष्ट करने का मतलब नहीं कि किताब हटा रहे हैं, नष्ट करने का मतलब है कि उसमें जो दिए हुए प्राविधान है, जो उसमें दिए हुए अनुच्छेद है, उसकी महत्व खत्म किया जा रहा है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये सरकार ऐसी हो गई है कि अगर आप कहीं भी बोलते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो कोशिश करेगी कि आपको किसी न किसी रूप में फंसाए और किसी रूप में आपको दंडित करे। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होना। ये जनता है, सब जान रही है, जनता इस समय मौन है और जनता को जवाब देने का मौका सिर्फ 5 साल बाद मिलता है। मोदी जी की नीतियां पसंद नहीं आई उत्तर प्रदेश में, और 5 साल बाद 2024 का चुनाव आया तो जनता ने उनको जवाब दे दिया। जहां वो 80 की 80 सीटें की बात कर रहे थे, आधी सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं पा पाए, और बहुत बुरी तरीके से अगर जनता ने उनको जवाब दिया और बहुत बुरी तरीके से हराने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने, और ऐसा स्थिति बनी कि आज भाजपा की केंद्र में बैसाखियों के दम पे सरकार चल रही है। ये स्थिति बन गई है। इसलिए संविधान से अगर कोई छेड़खानी कर रहा है, संविधान के उपबंधों से छेड़खानी कर रहा है, उसमें जो हम लोग के अधिकार मिले उससे छेड़खानी करने का अगर प्रयास कर रहा है, तो जनता जवाब देगी और जनता को पूरा हक है कि उनको जवाब दिया जाए। अच्छा सर, कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि वो तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, आप यानी विपक्ष, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेकर पूरे इलेक्शन में चले हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ पन्ना है, ऊपर सिर्फ संविधान का 2 पन्ना है, अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी स्पीचेस होती हैं। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आज अंबेडकर विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में दिखती है? क्योंकि वो तो लगातार, मुझे लगता है अभी जयंती थी तो उसको भी पूरा 1 महीने तक उन्होंने मनाया। आप कैसी बात करते हैं? बाबा साहब की विचारधारा और भाजपा, आप वो दिन भूल गए कि जब अमित शाह जी ने किस प्रकार हमारे मसीहा, हमारे उद्धारकर्ता बाबा साहब को किस तरह अपमानित करने का काम भरे सदन में उन्होंने किया था, और इन्होंने बड़े खराब शब्दों में संसद के अंदर बाबा साहब के विषय में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके ऊपर पूरा देश आंदोलन किया था। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने, गृह मंत्री ने, माफी नहीं मांगी। यानी वो बाबा साहब के जो अपमान करने की उनकी नीति है उस पर कायम रहते हैं, और बाबा साहब को अपमानित कर, जो दिख रहा है आपको, ये हमारे संविधान की ताकत है। 85% लोगों की ताकत है जो संविधान में विश्वास करते हैं, और ये इनका दिखावा कुछ और है, लेकिन अंदर से संविधान को कभी नहीं मानते, और इस संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है इनके ऊपर। ये संविधान एक देखने की किताब है उनके लिए, और जिसको जब चाहते अपने ढंग से उसको तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। पुष्कर जी, कहा जाता है राजनीति में जाति बड़ी विशेष है, चाहे इलेक्शन टाइम हो और चाहे उनके लिए बात करना हो, चाहे उनका वोट लेना हो, चाहे उनके लिए कोई काम करना हो। तो दलितों की स्थिति, क्योंकि आप पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों की राजनीति कर रहे हैं, कौन सी पार्टी सही थी उनके लिए या है अभी? जैसे मैंने सुना है कि दलितों का शुरू से विश्वास बसपा में रहा है, और बसपा में उनकी संख्या ज्यादा रही है। तो आज क्या कारण है कि बसपा से लोग टूटकर सपा या कांग्रेस या बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। दलित कहीं ना कहीं से, जो एक मान्यवर कांशीराम साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहीं से एक आंदोलन जलाया, और दलितों को, मतलब उनके विषय में कहा जाए, कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई। जो दलित अपने अधिकार के प्रति कुछ जानता ही नहीं था, उसको जगाने का काम किया तो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। मान्यवर कांशीराम साहब से एक आंदोलन चलाया, और उसी का परिणाम रहा कि यहाँ पे बसपा पूर्णतः सरकार में आ पाई। लेकिन आज बसपा की विचारधारा खत्म हो चुकी है। मान्यवर कांशीराम ने जो उसकी खड़े किया था वो सब खत्म हो चुका है। आज बसपा पूरी तरीके से दलितों की आवाज उठाने में सक्षम है। अगर आज की डेट में कोई आवाज उठा रहा है दलित पिछड़ों की, तो वो केवल और केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। और पूरा दलित समाज, वंचित समाज, अगर पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समाज अगर किसी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है तो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ही ऐसे नेता हैं जो दलित पिछड़ों का इस समय भला कर सकते हैं, उनको संविधान की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, उनको लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए किसानी के लिए अच्छे उपयोग के सामान की व्यवस्था कर सकते हैं,
और उनके लिए अच्छी शिक्षा की अगर कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा सर, आपकी जो विधानसभा है वहाँ स्थिति क्या है इस वर्ग की, समाज की, दलितों की क्या स्थिति है आज भी सर? हमारी विधानसभा में इस समय स्थिति यह है कि अगर कोई दलितों की बात उठा रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी, और बड़ी संख्या में दलित समाज आज माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। और इसका जवाब 2027 में जब मोहनलालगंज के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी दिखाई देगी और वो भारी बहुमत के साथ मान लेते सरकार बनाएंगे। मान लेते पुष्कर जी को एक मौका और मिला 27 में, तो क्या करेंगे दलितों के लिए? क्या प्लान बना रखा है कि कुछ तो मुझे करना है? अगर मुझे मौका मिला तो ये समझ लिए दलित पिछड़े नहीं, मैं सर्व समाज के लिए काम करने वाला हूँ। हर आदमी को साथ लेके चलता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ, उसके लिए थोड़ा हम लोग ज्यादा प्रयास करते हैं कि उसको थोड़ा सा ज्यादा कुछ उसके लिए कुछ कर सकें। हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे एक शिक्षा की, कॉलेज की हम व्यवस्था, एक इस ब्लॉक मोहनलालगंज ब्लॉक में और एक गोसाईगंज ब्लॉक में एक हम लोग सरकारी कॉलेज की स्थापना करवाने का पूरा करेंगे, जो डिग्री कॉलेज हो, जिससे हमारी बेटियां, हमारे जो है बहनें वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण कर सकें और जो है आगे मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। उसके साथ साथ जो किसानों के लिए जो व्यवस्था करनी होगी, हम लोग खाद पानी उनको समय दिलाएंगे देश, और अपनी विधानसभा के साथ साथ क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन बहुत क्लियर रहता है, इतना साफ विजन हो, हर वर्ग के लिए सोचते, तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं आ जाएंगी कि हमारे तमाम दलित वंचित वर्ग उससे लाभान्वित होंगे, लोगों को नौकरियां मिलना बड़ी संख्या में शुरू हो जाएंगी, लोगों की चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति सही हो जाएगी, हॉस्पिटलों में अच्छी अच्छी दवाइयां मिलने लगेंगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि 2027 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये होने वाला है। तो सर, चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम चुनाव के लिए क्या, मैं तो समाज सेवा पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, और लगातार फील्ड में लोगों के बीच लगा हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा अगर मुझे मौका मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी लीड के साथ हम लोग मोहनलालगंज विधानसभा जीतेंगे। कहा जाता है सर कि पहले की राजनीति बिना संसाधनों की थी और लोग समाज सेवा के भाव से राजनीति भी करते थे, लेकिन लगता है कि आज जो नई पीढ़ी है, जो नेता है, जो समाजवादी पार्टी में कितना स्थान पा रहे हैं? लगता है कि इनको स्थान वो मिल पा रहा है कि दिल मन लगा कर वो राजनीति कर सके, अपने नेता के लिए कर सके? सेवा करना, राजनीति में अगर लोग सेवा भाव से आए तो बहुत अच्छी चीज है। सेवा भाव से अगर करेंगे, बहुत ही त्याग का है समय ये राजनीति, ये कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय के तरीके से इसको कर रहे हैं, ये गलत चीज है। सेवा के भाव से आए तो देर नहीं सवेर उनको मौका मिलेगा और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो इस समय दिखावा की राजनीति है, कहीं से ये ज्यादा उचित नहीं मैं समझता। अच्छा, राजनीति में ईमानदारी और जमीनी जुड़ाव को बनाए रखना आज कितना कठिन हो गया सर? कठिन है। जमीनी जुड़ाव के लिए टाइम देना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, अपने संसाधन को खूब चलाना पड़ता है। अब तो कठिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर आज सर मोहनलालगंज की जनता को एक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? संदेश मोहनलालगंज की जनता से कहेंगे कि जो इस समय आप देख रहे हैं कि कैसा कार्य हो रहा है सरकार के द्वारा, एक हमारा समय था कि जब हम लोग लैपटॉप, महिलाओं को पेंशन, समाजवादी लोहिया आवास दे रहे थे, आज वो सब बंद है और आज वो सब बेचे जा रहे हैं, वो सब खत्म हो चुका है। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, जिससे आपकी पुरानी जो सुविधाएं मिल रही थी वो बहाल हो सकें और आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसानों को अच्छे संसाधन मिलेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या आज भी क्या लगती है आपको? महंगाई या बेरोजगारी? देखिए, बेरोजगारी तो इस समय बहुत विकराल समस्या हो गई जब से सरकार आई है। 2 करोड़ रुपए सरकार ने तो सबको बिजनेसमैन बना दिया। मैंने बताया ना कि और लोन भी दे देती है उसके लिए। अब लोन देती है, क्या कितनों को मिलता है कौन नहीं मालूम, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा जो खाली टीवी में दिखते हैं, मोबाइल में दिखते हैं कि मैंने लोन लेके मैंने ये तरक्की कर ली, मैं इतना ऊपर उठ गया, लेकिन रियल में हमको कोई नहीं दिखा जिसने लोन लेके आज कोई अच्छी रोजगार कर रहा हो, अच्छा कुछ कर रहा हो। ऐसा तो मुझे कोई आदमी नहीं दिखा। हाँ, लोग रोते बिलखते जरूर दिखते हैं कि जब से सरकार आई है।
हमारा रोजगार छिन गया, हमारा काम धंधा ठप हो गया। आज स्थिति यह है कि मैं तहसील में प्रैक्टिशनर वकील था और आज हमारे तहसील के तहसील तमाम इतने वकील हैं कि जो आज कहते हैं कि मोहनलाल के तहसील में काम ही खत्म हो गया, यहाँ करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके से हम लोग को बेरोजगार करके रख दिया। तो ये खाली एक जगह की स्थिति है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सरकार के प्रयासों से लोगों को अधिक रोजगार मिला हो। सरकार रोजगार खत्म करने का काम कर रही है, इसलिए ये जनता जो है जो 2027 में इनको खत्म करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, मौजूदा सोशल वर्कर और अधिवक्ता, जो लगातार जनता के बीच बने रहने के लिए कोई ना कोई जतन करते हैं। कभी कंबल बांट देते हैं तो कभी गरीबों के बीच पहुंच जाते हैं। विपक्ष में रहते हुए उनके क्या सपने अधूरे रह गए, कैसी उनकी राजनीतिक यात्रा रही और किस तरह से वो प्रदेश के लिए और मोहनलालगंज की जनता के लिए एक बड़ा उदाहरण बने, इस पॉडकास्ट में आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा और इसी तरह से हम खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।